हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इंट्रोडक्शंस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। और आपको पता ही है कि हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शंस कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में भी हम जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा चार्ज के बारे में तो देख ही लिया था, तो इस क्लास में भी हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा और वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज के क्लास की। और लास्ट में हम देखने वाले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक था चार्ज और हम सबसे पहले नोट करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन ऑफ चार्ज है वो काफ़ी बार पूछी भी जा सकती है एनसीईआरटी में भी, और आपको ऐसी लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे, तो आपको नोट करना है कि चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। याद रखिए कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूँ तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि चार्ज जो होता है ना वो हमेशा मैटर पे बैठ के ही आता है। सपोज़ मान लीजिए कि कहीं पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है या तो कहीं पे चार्ज डिड्यूस हो रहा है, तो आपको सिंपल है कि तुरंत पता चल जाएगा कि या तो मैटर आ रहा होगा या तो मैटर जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम नोट करेंगे कि चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस भी कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। बट जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती। इन फ्यूचर क्लास हम देखेंगे जब इलेक्ट्रोडायनामिक का पोर्शन, जब हमारा चार्ज जो है वो मोशन करना स्टार्ट होगा, एट दैट मोमेंट वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो चार्ज जो है उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बच्चा पार्टी में बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अगर आपको जितना बताओ उतना कम रहेगा, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक काइट की एक्सपेरिमेंट है जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी मज़ेदार भी है, और आई थिंक आपको यूट्यूब पे या तो गूगल पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक बार ज़रूर से काइट की एक्सपेरिमेंट को देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको जानने को मिलेगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंजामिन का ऐसा कहना था कि इफ टू बॉडी रब ईच अदर, मतलब कि जब किसी दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, देन विच हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रॉपर्टी विच कैन बी अप्लाई फॉर ईच अदर। मतलब कि उनका कहना था कि जब किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है तो उन दोनों बॉडी में एक ऐसी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है कि जो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती है। यस, और इस प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया था चार्ज। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि भाई कैसे ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो हमें जब भी कभी रबिंग की बात आएगी, मतलब जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच फ्रिक्शन होता होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बीच कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। और इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि 11th में हमने देखा था फ्रिक्शंस जो होते थे वो 3 टाइप्स के होते थे, राइट, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। जिसमें से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उस बात का एग्जांपल है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत ही उन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के कांटेक्ट के कारण या तो फ्रिक्शन के कारण उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या, तो कि भाई जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाते हैं यानी कि दोनों के बीच फ्रिक्शंस होता है, तब उनके बीच चार्ज की लेन देन होती है, आवेश की लेन देन होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सूटेबल बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब बच्चा पार्टी सोचने वाली बात यह है कि हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है। याद रखिएगा, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कि भाई हमें पता है, क्योंकि हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री भी जानते होंगे कि जो भी सब्सटेंस होता है उसके छोटे से छोटा पार्ट यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चा पार्टी। और हमें पता है कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नाम की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो हमारा चार्ज बचा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास। बट अब ये जो प्रोटॉन है वो कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, या तो हम ये कह सकते हैं कि वो कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो उसके पीछे दो रीज़न जिम्मेदार है। पहला रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा भारी है, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शंस एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट, राइट। तो अगर मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, सपोज़ आपके पास एक पेन है, आप उस पेन को यहाँ से मूव करते हो तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी लीव करते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मोशन करेगी। क्यों करेगी? हम कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी न्यूटन के तीसरे लॉ को फॉलो करता है ना, मतलब कि जितना अर्थ है वो इस पेन पे लगा रहा है उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स पेन भी अर्थ पे लगा रही है। बट हमारा बेसिक एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमेशा मोशन कौन कर रहा है? यस, पेन मोशन करे। अर्थ कभी भी मोशन करके पेन के नज़दीक आने की ट्राई नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि अर्थ के पास मास ज़्यादा है और ये जो पेन थी उसका मास कम था। तो सिंपल है कि जब भी कभी ट्रांसमिशंस की बारी आएगी, मोशंस की बारी आएगी, तो मोशन वही पार्टिकल करता है जिसका मास कम हो, राइट बच्चा पार्टी। तो सिंपल फंडा है कि भाई इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होने के कारण पहली बात वो कभी गति नहीं कर सकता, राइट। और दूसरा कि जब आपने साइंस पढ़ना शुरू किया होगा तो हमने फिजिक्स वर्ल्ड नाम का जो हमारा पहला ही चैप्टर था, जो इंट्रोडक्शंस ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है काफ़ी बार, उसमें हमने देखा था कि मेजरेबल हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हुआ करते थे, राइट। उसमें से एक फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, याद होगा आपको। अभी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। और इन द यूनिवर्स वो फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी के कारण ये जो प्रोटॉन है वो कभी भी मोशन नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमेशा ही जब चार्ज के ट्रांसमिशंस की बात आएगी तो कौन ट्रांसमिट होगा? यस, ग्रेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसमिट नहीं होगा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए, तो अब हम एक और एग्जांपल्स लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। हमने पहले एग्जाम्पल में एक ग्लास रोड लिया है और उस ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक इबोनाइट रोड लिया है। अब इबोनाइट यानी कि हार्ड रबर, ठीक है। और ये जो इबोनाइट है वो वल्कनाइज्ड रबर में से बनाया जाता है जो काफ़ी हार्ड होता है। उसको हम फ्लैनेल क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं। अब फ्लैनेल यानी सॉफ्ट वूल, वन टाइप ऑफ वूल आप उसे कह सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में एक चीज़ ऐसी है जो दोनों की डिफरेंट है। अब देखिए, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। जब हमने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया तो हमने नोटिस किया कि जो ग्लास रोड था वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, राइट। और सिमिलरली ये जो सिल्क क्लॉथ था वो नेगेटिव चार्जेबल हुआ, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। और जब हमने इबोनाइट को फ्लैनेल के साथ रब किया तो इबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आया और फ्लैनेल पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले एग्जाम्पल में रोड पॉजिटिव होता है और क्लॉथ नेगेटिव हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में रोड नेगेटिव हुआ और जो क्लॉथ था वो पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब हम कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक बार ऐसा हो रहा है एक बार ऐसा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या होगा, राइट। तो उसका मैं एग्जाम्पल आपको एक सिखाने की ट्राई करूँगा, ध्यान दीजिए। सपोज आपने नाम सुना होगा सोडियम का,
यस। और सोडियम में आप जानते भी होंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, और एटॉमिक नंबर दो चीज़ें इंडिकेट करता है, पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है। उसका मतलब ये होता है कि उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट में सेट हुए होंगे। जैसे हमें पता है कि भाई उसकी जो पहली ऑर्बिट होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसीज होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें सेट होंगे। दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन सेट होंगे। ठीक है, और उसकी जो तीसरी ऑर्बिट होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसीज होती है, बट अब उसके पास सिर्फ बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो बच्चा पार्टी अब देखिए कि ये जो सोडियम है उसको अपनी तीसरी ऑर्बिट को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन को लीव करना पड़ेगा, यानी कि किसी को दे देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे सपोज मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसकी ऑर्बिट कुछ ऐसी होगी 287। राइट बच्चा पार्टी, तो अब देखिए कि अगर क्लोरीन को अपनी लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फुलफिल करना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है या तो 7 इलेक्ट्रॉन उसको गंवाने पड़ेंगे, यानी किसी और को देने पड़ेंगे। तो अब हमारा बेसिक साइंस ये कहता है कि भाई अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेने से इजी रहेगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे लीव कर दे। राइट, और सिमिलरली जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में क्या होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को लीव करने से बेटर ऑप्शन है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जब हमने सोडियम की बात की तो सोडियम के लिए कौन सा ऑप्शंस इजी रहा? 1 इलेक्ट्रॉन को लीव कर देना, और क्लोरीन के लिए इजी रहा 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लीव करता है तो देखिए जैसे कि हमने बात की थी उसके पास 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब कि वो न्यूट्रल था। राइट, वो 11 प्रोटॉन्स को 11 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके रख रहे थे। बट जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लीव कर दिया तो अब उसके पास रह गए 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर सकते, बट इसके पास प्रोटॉन की संख्या एक ज़्यादा हो गई, तो डेफिनेटली ये बन गया पॉजिटिव चार्जेबल, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? और सिमिलरली जब क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे तो वो बैलेंस थे, बट अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये हो गया है नेगेटिव चार्जेबल, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आपको एक चीज़ और नोट कर लेनी होगी कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लीव करती है यानी कि गंवा देती है, ठीक है, एट दैट मोमेंट उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है यानी कि प्राप्त करती है तब उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, रिपीट करते हैं, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गंवा देती है, दान कर देती है, लीव कर देती है, तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती है, गेन करती है, तो उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो ग्लास रॉड है उसने इलेक्ट्रॉन्स को एकदम बाउंडली पकड़ के रखा होगा। ठीक है, और सिल्क है उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा होगा, बट जब हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करवाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लास की कंपेयर में सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखा होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या होगा, तो कि भाई ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देगा, लूज बॉन्ड से बंधा होगा तो लीव कर देगा, तो ग्लास रॉड बन जाएगा पॉजिटिव, और सिमिलरली सिल्क बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने थियरी थोड़ी सी लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो। राइट, ओके, चलिए शुरू करते हैं, थियरीज को थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इन फर आर लूजली बाउंड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन इन इबोनाइट,
मतलब कि हमारा जो फ्लैनेल था उसका जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फोर्स था वो कम था, लूज था, इसीलिए वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है, एबोनाइट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो व्हेन एबोनाइट एंड फर आर रब्ड टुगेदर द कंपैरेटिवली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर गेट ट्रांसफर टू एबोनाइट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भाई, फर यानी कि फेनल टू एबोनाइट जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट एबोनाइट बिकम नेगेटिव चार्ज एंड फर बिकम पॉजिटिव चार्ज, राइट। और इट इज नॉन दैट एवरी एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। याद रखिए सभी के सभी जो एटॉम होते हैं वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कंटेनिंग एट मैनी इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। मतलब उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी whatever positive or negative is due to transfer of electron। तो इसकी तो बात हमने आगे भी कर ली है कि हमेशा किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा, राइट बच्चा पार्टी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को आप ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शंस होगा ग्लास, दूसरा है फ्लैनल, तीसरा वूल, फोर्थ नंबर पे आएगा सिल्क, 5 पे मेटल, 6 पे हार्ड रबर जिसे हमने नाम दिया है एबोनाइट, 7वें पे वैक्स यानी कि मोम, और 8वें नंबर पे रेजिन यानी कि प्लास्टिक, और 9 नंबर पे है सल्फर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी। काफ़ी बार गुजकेट में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सीरीज़ में से, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस चीज़ को कहाँ पे रब करे तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगी ऐसे क्वेश्चंस को फटाक से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं सपोज़ आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ हमने ग्लास और सिल्क को एक दूसरे के साथ रब किया, ठीक है। हमने किसको रब किया है, ग्लास और सिल्क को। तो याद रखिए कि इस सीरीज़ में जो पहले नंबर पे होगा, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सिल्क और ग्लास में से जो ग्लास है वो पहले आ रहा है और सिल्क जो है बाद में जा रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी पहले आती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लास है वो पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा सिल्क जो है वो हमेशा ही क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। जो भी इस सीरीज़ में से पहले नंबर पे आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दूसरा, जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल्स सिल्क और इबोनाइट का, या तो हम लेते थे फर और इबोनाइट का, ठीक है, क्लॉथ और इबोनाइट्स का। तो अगर हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिल्क होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और सिमिलरली जो एबोनाइट होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चंस कह रहा हूँ कि सपोज हम यहाँ पे रब करते हैं प्लास्टिक और सिल्क को, तब बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव, राइट। काफ़ी इजी है, सिल्क जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो प्लास्टिक होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। और ये जो सीरीज़ है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट था फेराडे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में फेराडे का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जैसे कि हम जब मैकेनिक्स की स्टडी करते थे तो कैसे स्टेप बाय स्टेप न्यूटन्स के बिना कुछ काम ही नहीं चला। सिमिलरली जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी को आगे लेके जाएंगे तो उसी प्रकार से फेराडे का भी इम्पोर्टेंस रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। तो फेराडे का नाम हम बार बार सुनते ही रहने वाले हैं, तो अब आदत डाल लो, राइट। तो चलिए, तो आपको इस सीरीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है, और इस सीरीज़ का एक दूसरा भी यूज़ होता है। सपोज ये जो हमारा सबसे पहली प्रोडक्ट है वो है ग्लास, यानी कि अगर हम ग्लास को फ्लैनेल, वूल, सील, मेटल, एबोनाइट, वैक्स
किसी के साथ भी अगर रब करते हैं तो सबसे पहली कौन सी बॉडी आ रही है, ग्लास। तो ग्लास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो ग्लास है उसको हम किसी भी बॉडी के साथ अगर रब करते हैं तो ग्लास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट। और सिमिलरली अगर हम सल्फर को निगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है प्लास्टिक। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। यानी कि अगर प्लास्टिक को हम किसी भी बॉडी के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक ऑलवेज नेगेटिव बनेगा, राइट बच्चा पार्टी। प्लास्टिक जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो हमने क्या किया कि ये जो ग्लास था और ये जो प्लास्टिक था उसको एक रेफरेंस बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि रेफरेंस के बिना कभी भी कोई स्टडी होना इम्पॉसिबल है, राइट। तो इन नेक्स्ट स्टडीज़ में मतलब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमने ग्लास और प्लास्टिक को एक रेफरेंस बना के ही काम कर लिया। जब भी हम ग्लास की रॉड लेंगे तो हम कहेंगे कि ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, और जब भी हम प्लास्टिक की रॉड लेंगे तो हम कहेंगे कि ये डेफिनेटली नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस सीरीज़ की मदद से हमें ये दो रेफरेंस पॉइंट मिल गए, जैसे कि वाटर के थे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सिमिलरली हमने भी यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, ग्लास ऑलवेज पॉजिटिव और प्लास्टिक ऑलवेज नेगेटिव, राइट बच्चा पार्टी। तो आई थिंक आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से याद रहने वाली है और आपको रखनी ही है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, और हमारे आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज। यानी कि काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने कंटिन्यूसली माइक्रो लेवल पे स्टडी करना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करते गए तो उनको अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज मिलती गई। तो चले देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने किसी सब्सटेंस को, किसी बॉडी को चेक किया। जैसे कि अभी मैं चेक करूँ इस पेन को, तो इस पेन के पास इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो उन्होंने चेक किया सब्सटेंस को, तो उन्होंने पाया कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देन आफ्टर वो इसके अंदर गए और डीप में गए, और डीप में गए तो उनको मिला मोलिकुलर इज ऑल्सो इनिशियली न्यूट्रल, उसके पास भी कोई चार्ज नहीं था। देन आफ्टर वो एटॉम के पास गए, वहाँ पे भी चार्ज नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा डीप में गए, और जब वो आगे बढ़े तो उनको मिला न्यूक्लियस, राइट। और आपको याद होगा न्यूक्लियस किसने डिराइव किया था, ठीक है। और नहीं याद है तो डेफिनेटली सर्च करिए, क्योंकि ऐसा साइंस एक ऐसी स्टडी है कि आप जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। तो चलिए आज के लिए आपको भी एक वर्क दे दिया। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूक्लियस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, राइट बच्चा पार्टी। केमिस्ट्री का टॉपिक है तो आपको आई थिंक अच्छे से आता भी होगा, और नहीं आते तो इन नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर से बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है कि ये न्यूक्लियस को किसने इंट्रोड्यूस किया था वो मुझे बताना है कमेंट सेक्शंस में, राइट। तो जब उन्होंने न्यूक्लियस को सर्च आउट किया और चेक किया तो उन्होंने नोट किया कि न्यूक्लियस इज़ अ पॉजिटिव चार्जेबल कंपोनेंट। देन आफ्टर वो न्यूक्लियस के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज मिला, न्यूट्रॉन पे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं था। और देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स को डिराइव किया गया, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव बताया गया। और अभी जो लेटेस्ट इन्वेंशन है वो ऐसा दिखा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनको भी डिवाइड किया गया, और उनको डिवाइड किया गया है क्वार्क्स नाम के कंपोनेंट में, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वार्क्स है वो 6 टाइप्स के होते हैं, बट इन अवर सिलेबस हमें 2 टाइप्स के क्वार्क्स दिए, अप और डाउन, राइट। और जैसे कि मैंने बताया क्वार्क्स जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि ये जो क्वार्क्स होते हैं वो ऑलवेज कपल में मिलते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमें अप क्वार्क्स मिला वहाँ पे हमें डाउन क्वार्क्स मिला है, जहाँ पे टॉप मिला वहाँ पे बॉटम भी मिला, जहाँ पे चार्म मिला वहाँ पे स्ट्रेंज मिला। मतलब कि अभी तक की जो हमारी स्टडी है, हमारे जो इन्वेंशंस है, हमें कभी भी अकेला क्वार्क्स प्राप्त नहीं हो सका है। और जब हमने इन क्वार्क्स के चार्ज को चेक किया तो हमने नोट किया कि जो अप क्वार्क्स है उसके पास +2/3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, और जो डाउन क्वार्क्स है उसके पास -1/3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज। यानी हम कह सकते हैं कि जो अप क्वार्क्स है वो पॉजिटिव है और जो डाउन क्वार्क्स है वो नेगेटिव है, राइट बच्चा पार्टी।
तो आज के इस क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के साथ और मेथडोलॉजी ऑफ चार्जिंग के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।